एन टीचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारा जो आज का यह टॉपिक है इसका नाम है शिक्षण प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस। सबसे पहले आज हमको यह जानना है कि आखिर यह शिक्षण प्रक्रिया होता क्या है और साथ में जो शिक्षण प्रक्रिया है इसकी कितनी अवस्थाएं होती है और इन अवस्थाओं का क्या महत्व है और इसको जानना क्यों जरूरी है। तो आइए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं कि आखिर यह शिक्षण प्रक्रिया होता क्या है। तो जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले के लिए विभिन्न युक्तियों, विधियों व साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं तथा सीखने वाले इसकी सहायता से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया गया था जैसा कि अधिगम टॉपिक में कि दो तरह की बातें हैं, एक है सीखने वाला और दूसरा है सिखाने वाला। तो यहाँ सीखने वाले से तात्पर्य हमारा स्टूडेंट्स के लिए है और सिखाने वाले से तात्पर्य हमारा शिक्षक के लिए है। एक अधिगम करता है और एक सिखाने वाला अर्थात शिक्षक है। तो जब सीखने वाले को सिखाने वाला कुछ सिखाना चाहता है तो उसके लिए हमें मुख्य रूप से क्या करना पड़ता है? विभिन्न युक्तियों का, विभिन्न विधियों का, विभिन्न साधनों का प्रयोग, टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है ताकि हम क्या कर पाए? सीखने की परिस्थिति का निर्माण यानी अधिगम के लिए वातावरण तैयार कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जो भी बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से करते क्या है? तो एजुकेशन के लिए एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। जब तक सीखने का वातावरण तैयार नहीं होगा तब तक अधिगम संभव नहीं है। अधिगम वाले टॉपिक में भी आपको बताया गया था कि अधिगम के लिए अधिगम का वातावरण क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया, आखिर यह जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के अंतर्गत वो सारी बातें आती हैं, वो सारे टेक्निक्स आते हैं, वो सारे साधन आते हैं जिनका प्रयोग करके एक सिखाने वाला सीखने वाले को किसी भी चीज को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो भी प्रोसेस है ये सारा हमारा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। अब जानते हैं कि आखिर यह शिक्षण की अवस्थाएं क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज, यानी जो हम शिक्षण क्लास में कराने वाले हैं, क्लास में पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले हम जो कर रहे हैं वो सारा हमारा शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने जाने वाला होता है तो क्लास में पढ़ाने जाने से पूर्व जो भी तैयारियां करता है वो सारा प्री एक्टिव फेज में आता है। दूसरा है हमारा शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था यानी इंटरैक्टिव फेज। जब बच्चा को शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है, क्लास में शिक्षण कर रहा होता है, उस समय जो भी शिक्षक करता है वह सारा हमारा इंटरैक्टिव फेज अर्थात शिक्षण की अंत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा है हमारा शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट एक्टिव फेज यानी क्लास में जब शिक्षक पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद की जो अवस्था है, तत्परता के बाद की अवस्था, वो हमारा शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज के नाम से जानी जाती है। अब इन तीनों अवस्थाओं का अपना अपना महत्व है। इन तीनों के फीचर्स के बारे में हमें जानना है कि आखिर किस अवस्था में शिक्षक क्या करता है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था की क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं। तो शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था में मुख्य रूप से काम जो है, सबसे पहला काम क्या है? तो जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, यानी हम जो कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका गोल क्या है, मोटिव क्या है, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कहीं ना कहीं एक शिक्षक जो है वह शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था में ही कर लेता है। यानी क्लास में जाने से पहले ही यह डिसाइड कर लेता है कि आखिर मैं यह टॉपिक क्लास में क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक को पढ़ाकर मैं बच्चे को क्या सिखाना चाहता हूँ।
तो यह हुआ शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है हमारा पाठ्य वस्तु संबंधी निर्णय, यानी पाठ्य वस्तु अर्थात सिलेबस, जो भी क्लास में प्रस्तुत करना है मुझे, जो भी बच्चे को पढ़ाना है, पाठ्य वस्तु यानी पढ़ाने वाली वस्तुएं, पढ़ाने वाली चीजें, उनका निर्णय भी हमें क्लास में जाने से पूर्व ही कर लेना होता है। अतः इसे भी हम क्या करते हैं, शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था में रखते हैं, यानी क्लास में जाने से पहले ही हम डिसाइड कर लेना है कि आखिर क्लास में कौन कौन सी चीजें प्रस्तुत करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या हमारा उद्देश्य है, ये सारा हमारा प्रिएक्टिव फेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी हम जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था, यानी हम अपना जो प्रेजेंटेशन है, क्लास में जो भी विषय वस्तु है उसको प्रेजेंट करने का मेरा तरीका है वह किस प्रकार होगा, उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था भी हमें कहीं ना कहीं शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था में ही कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण युक्तियों प्रविधियों का चुनाव, यानी टेक्निक्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। जो क्लास में हम यूज करने वाले हैं, जिन टेक्निक्स का प्रयोग करने वाले हैं, उनका चुनाव भी कहीं ना कहीं हमें प्री एक्टिव फेज में ही कर लेना है। तो यह था हमारा शिक्षण के पूर्व अवस्था, पूर्व तत्परता अवस्था, यानी क्लास में जाने से पूर्व हमें क्या क्या कर लेना है। अब आइए शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, यानी क्लास में जब हम हैं उस दौरान क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले जब एक शिक्षक क्लास में जाता है तो क्लास के कक्षा के आकार की अनुभूति करता है, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार का व्यवस्था है। तो सबसे पहले जो है शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षक के द्वारा जो किया जाने वाला काम है वह है कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी क्लास साइज को पता करना। नेक्स्ट है हमारा छात्रों का निदान। अब जो भी हमने युक्तियां, टेक्निक्स या प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी तैयारी की है, उन सबको रिप्रेजेंट करने का काम हमें इसी अंतःक्रिया में करनी है, क्लास में ही करनी है। तो क्लास के इस फेज में, सेकेंड फेज में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। हम बच्चों के सामने जो भी टेक्निक्स हैं उनका यूज करके पाठ्य वस्तु को रखने का काम करते हैं। इस दौरान हमें बच्चों से कुछ रिस्पॉन्स भी मिलता है, हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं या फिर बार बार उनको दोहराने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। बच्चे को जब हम शिक्षण प्रक्रिया कि इस अवस्था में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दौरान जो भी होता है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें मुख्य बातें क्या है, उद्दीपकों का चुनाव, अर्थात जो भी हम पाठ्य वस्तु, जो भी सिलेबस, जो भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उसको बेस्ट वे में किस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे उद्दीपकों के चुनाव पे। अर्थात हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हम कैसा एग्जाम्पल दें कि बच्चे समझ जाए, क्या बताएं कि बच्चे एक बार में ही उसके जड़ तक पहुंच जाए, उनको यह समझ में आने लगे कि आखिर यह टॉपिक है क्या। तो यह उद्दीपकों के चुनाव पर डिपेंड करता है, उस समय हम किस एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि सरलतम रूप में बच्चे को समझ में आ जाए कि आखिर सर बताना क्या चाह रहे हैं। तो यह उद्दीपकों के चुनाव पर ही निर्भर करता है और यह भी कहीं ना कहीं शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। हमको जो टॉपिक पढ़ाना है उससे संबंधित हमने उद्दीपकों का चुनाव तो कर लिया, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कब किस बात पे क्या एग्जाम्पल देना है, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, इन सारी चीजों का ध्यान हमें प्रस्तुतिकरण में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन। अब जो हमने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी पढ़ाया है उसको हमें पृष्ठपोषण देना भी जरूरी है, यानी वाह वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा बताया। इन सब बातों का प्रयोग करके हम बच्चे को
किसी भी टॉपिक से संबंधित पृष्ठ पोषण या पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन हमारा मनोविज्ञान में एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर पुनर्बलन क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो मोटा मोटी इसमें बस यह बात समझने की जरूरत है कि जब आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं उससे संबंधित आप कोई प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, बच्चे जब उनका जवाब देते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं शाबाश, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। यह वहां उसके लिए पृष्ठ पोषण या पुनर्बलन का काम करता है। तो यह भी काम हमारा शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था के दौरान ही होता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण युक्तियों का विस्तार। ध्यान दीजिएगा, प्री एक्टिव फेज में हमने शिक्षण युक्तियों का चुनाव किया था, यानी चुना था कि हमें कौन कौन सा शिक्षण युक्ति या क्या क्या विधि, क्या क्या टेक्निक यूज करना है, चुनाव किया था। चुनाव करने के बाद उसको प्रस्तुत करने का काम, उसका विस्तार करने का काम कहाँ करना है, तो क्लासरूम में करना है। चुनाव हुआ हमारा प्री एक्टिव में और विस्तार हुआ इंटरैक्टिव फेज में, यानी उन टेक्निक्स का प्रयोग किए, उन टेक्निक्स को प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। अब आते हैं सबसे लास्ट में शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। तत्परता के बाद की अवस्था यानी क्लास में हमने पढ़ा लिया है, पढ़ाने के बाद पोस्ट एक्टिव फेज जो की है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं, तो पढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, मौखिक या लिखित प्रश्न करते हैं, यानी यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमने उद्देश्य लेकर चला था, हम बच्चे को जो सिखाने का प्रयास कर रहे थे, हम बच्चों को पढ़ाने में सफल रहे या नहीं, और वह किस प्रकार करेंगे, तो मौखिक या लिखित प्रश्न करके यह पता करने का प्रयास करेंगे कि हम पढ़ाने में कितना सफल रहे। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चुनाव। अब चूंकि यह शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था है, इसे हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, आकलन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमने जो बच्चों को पढ़ाया वह कितना बच्चों तक पहुंचा। तो यह काम हमें मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चयन करके ही करना पड़ता है। आखिर कौन सा टेक्निक्स यूज करें, कौन कौन तरीका यूज करें, जिससे हम यह पता लगा पाए कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों तक पहुंचा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने क्लास में पढ़ाने से पूर्व तैयारी की कि आखिर हमको किस प्रकार पढ़ाना है, उसके बाद अंत प्रक्रिया में हमने पढ़ाया, उसके बाद हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद उससे जो आउटकम्स मिले, जो रिजल्ट मिले, जो हमें पता लगा कि आखिर हमने जो पढ़ाने के लिए तरीका अपनाया वो सही था या गलत था, या गलत था तो कितना गलत था, या फिर सुधार की जरूरत है तो उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, उस परिणामों के आधार पर हमने क्या किया, लास्ट में शिक्षण नीतियों में परिवर्तन किया, यानी चेंजेस लाए कि आखिर हम किन प्रविधियों या युक्तियों का प्रयोग करें जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं फीडबैक्स लेने के बाद, मूल्यांकन लेने के बाद ही हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना आखिर शिक्षण प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस क्या होता है। प्रक्रिया के बाद हमने जाना कि आखिर शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन है, जिसमें हमने प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज के बारे में पूरा डिटेल से जाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन